गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संकरण यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत के बाद अब हम उपसह संयोजक यौगिकों की नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उसका नाम है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, इसको बोलते हैं CFT, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। CFT की जो फुल फॉर्म है वो है आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, इसको हम आज पढ़ेंगे। जब कोई धातु आयन लिगेंड से जुड़कर उप सहसंयोजक बनाता है तो धातु आयन के 5 डी कक्षक विपाटित हो जाते हैं तथा T2G व EG कक्षकों में बट जाते हैं या बनाते हैं। इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें आ रही है इसके अंदर, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि जब कोई भी डी कक्षक है ना, जैसे मेरे सामने अब ये वाला डी कक्षक उपस्थित है, मान लो यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। जैसे अगर डी कक्षक उपस्थित है, ये वाला एक डी कक्षक है। डी के अंदर आप जानते हो कि 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं इसके अंदर, DXY, DYZ, DZ², DZX और DX²-Y², ये 5 होते हैं। ठीक है, जब कोई भी डी ब्लॉक का तत्व फ्री फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म का मतलब वो लिगेंड से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, उस अवस्था में होता है, तो उसकी जो ऊर्जा है, इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा एक ही तल पे होती है, कोई अंतर इनके अंदर नहीं होता है ऊर्जा के अंदर। ठीक है, लेकिन जब कोई डी कक्षक है, मान लो Fe है, ये किसी लिगेंड से जुड़ने जा रहा है, क्लोरो से, ब्रोमो से, किसी से भी जुड़ने जा रहा है, तो ये जो 5 डी कक्षक हैं, इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, इनकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, और जब ये पूर्ण रूप से लिगेंड से जुड़ जाता है और यौगिक का निर्माण कर लेता है, उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण कर लेता है, उस अवस्था में क्या होता है, ये जो आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के जो ये 5 कक्षक हैं, ये 5 कक्षक 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं विपाटित होना, डी कक्षकों का विपाटन। ठीक है, तो डी कक्षक 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ये जो 5 है ना, ये 5 बढ़ जाएंगे, दो के अंदर ही बढ़ जाएंगे, ऐसे बढ़ जाएंगे, 2 के अंदर 2 भागों में बढ़ जाएंगे। उनमें से या तो तीन नीचे रहेंगे या 2 ऊपर चले जाएंगे, या ऐसा हो सकता है कि 2 नीचे रहें और 3 ऊपर चले जाएं, हो गए 5। तो इस प्रकार से लिगेंडों से जुड़कर उपसहसंयोजक बनता है तथा धातु आयन के 5 डी कक्षक विपाटित हो जाते हैं। ठीक है, इनको नाम दे रखा है। अब देखो 2 प्रकार के यौगिक हम यहाँ पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ML6 वाला और एक पढ़ेंगे ML4 वाला, यानी कि जिसमें 6 लिगेंड हो और एक के अंदर 4 लिगेंड हो, ऐसे की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टफलकीय में। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत अष्टफलकीयों के अंदर क्या होगा, ML6 वालों में क्या होगा। देखो यहाँ एक चीज़ बनी हुई है, ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, ये ऊर्जा बताता है जो ऊपर की ओर जा रही है। उसके बाद में ये डी कक्षक है, ये जो डी कक्षक हैं ये कब है, जब वो फ्री फॉर्म में है। ठीक है, जब ये लिगेंड से जुड़ने जा रहे होते हैं, लिगेंड से अभिक्रिया करते हैं, तो इनकी ऊर्जा में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वो हल्के से ऊपर आ गए, लेकिन अभी भी ये विपाटित नहीं हुए। लेकिन जैसे ही ये डी कक्षक के जो तत्व हैं, ये डी कक्षक का कोई भी जो तत्व है, ये जब लिगेंड से जुड़ जाता है, यौगिक बना लेता है, उस अवस्था में ये 5 डी कक्षक 2 भागों में बंट जाते हैं। ठीक है, अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं देखो, एक का नाम है T2G, एक का नाम है EG। ये इनके नाम है, ना इनकी कोई फुल फॉर्म है ना कुछ और है, आपको इसको इसी में याद करना है, T2G और EG बोल के याद करना है। ये जो 5 डी कक्षक है, ये हम बात कर रहे हैं ML6 वाले के अंदर, ध्यान रखना। ML4 वाले में थोड़ा अंतर आएगा, तो 3 कक्षक नीचे आ जाएंगे, दो कक्षक ऊपर चले जाएंगे। जो कक्षक नीचे आ रहे हैं उनकी ऊर्जा कम है, जो कक्षक ऊपर जा रहे हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा है। अब कौन कौन से कक्षक ऊपर जाएंगे और कौन कौन से नीचे आएंगे, ये भी नाम लिखा हुआ है, DXY, DZX, DZX, DYZ, DZX और DZ² और DX²-Y², ये अंतर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 भागों में बढ़ जाएंगे। इसको बोलते हैं हम ML6 प्रकार के यौगिकों का वर्गीकरण। ये आपका डेल O लिखा हुआ है, मतलब कि ऊर्जा का अंतर। डेल O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय को बोलते हैं ना ऑक्टाहेड्रल, वो वाला O। तो इन दोनों T2G और EG के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है ना, उसको व्यक्त किया जाता है डेल O से। अब हम बात करते हैं चतुष्फलकीय यौगिकों के अंदर क्या होता है। देखो आप देखिए चतुष्फलकीय में क्या होगा, ML4 है ना, ये ML4 वाला हम पढ़ रहे हैं अब। तो ML4 वाले में भी क्या होगा, देखो ये वही डी कक्षक है, जब इसने लिगेंड के पास आया तो ये 5 भागों में थोड़ी सी ऊर्जा में वृद्धि हो गई, लेकिन जब लिगेंड से जुड़ गया ये, तो ये 2 भागों में बढ़ गया। तो ML4 वाले में चतुष्फलकीय में क्या होता है, EG की ऊर्जा कम हो जाती है और T2G की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो 3 कक्षक ऊपर चले जाते हैं और 2 कक्षक नीचे आ जाते हैं। केवल यही अंतर है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय यौगिकों के बीच में। ठीक है, इनकी नीचे आ जाती है ऊर्जा, इनकी ऊर्जा ऊपर चली जाती है, केवल यही अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके अंदर। ठीक है, देखो
सबसे पहला उदाहरण लिया है मैंने NiCN4-2। ये एक उदाहरण लिया है। इस उदाहरण में हम ज्ञात करेंगे कि T2G और EG में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। देखो, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो लिगेंड कौन सा है, यानी कि आपने वो पढ़ी थी ना स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, जिसमें आपको ये पता लगता था कि लिगेंड दुर्बल है या लिगेंड प्रबल है, वो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, निकल जो है यहाँ पे 4:3D8 अवस्था में है। इस यौगिक के अंदर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था निकलती है +2, तो इस अवस्था में ये हो जाएगा 3D8 के अंदर। अब आपको क्या करना है, देखो 3D8 के इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भर दिए, है ना। 3D8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। ये Ml4 वाला यौगिक है। कैसे पता लगा आपको Ml4 वाला? यहाँ देखना है आपको कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ये Ml4 वाला हो जाएगा। तो Ml4 वाले में T2G के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा ऊपर रहती है। देखो आपने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन थे, इन 8 इलेक्ट्रॉनों को आपने ये भरना स्टार्ट किया। भरने से पहले ये देखो कि जो लिगेंड आ रहा है वो दुर्बल है कि प्रबल है। तो यहाँ पर CN आ रहा है। CN कौन सा होता है? प्रबल लिगेंड होता है CN। तो प्रबल लिगेंड में और दुर्बल लिगेंड में क्या अंतर होता है? वो युग्मन करते हैं, जैसे कि आप संकरण के अंदर देख रहे थे उस तरीके से। तो यहाँ क्या होगा, देखो 8 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ भरने हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से भर के दिखाता हूँ आपको। देखो नीचे दो कक्षा के ऊपर 3 है। पीछे जो पेन से लिखा हुआ उसको अभी मत देखना आप लोग, ठीक है। मैं जो बना रहा हूँ एक बार आप इसी को देखना कि किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 8 कक्षक है ना, और लिगेंड कौन सा है? ये प्रबल है। देखिए आप 1 2 3 4। प्रबल लिगेंड क्या करेगा, पहले नीचे के सारे भरेगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर भरना स्टार्ट होंगे। 4 के बाद 5 6 7 और 8। इस तरीके से प्रबल लिगेंड में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। अगर मान लो T2G कक्षक नीचे है और EG कक्षक ऊपर है, तब भी लिगेंड पहले नीचे 3 भी भरेंगे पूरे, फिर ऊपर जाएंगे। तो ये तो होता है प्रबल लिगेंड के उसमें। अब अगर लिगेंड दुर्बल हो तो क्या होगा, देखो आप मान लो लिगेंड ये दुर्बल होता तो लिगेंड कैसे भरते? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो लिगेंड ऐसे भरते, पहले एक एक नीचे जाता, फिर एक एक ऊपर जाता, फिर वापस नीचे से भरना स्टार्ट होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरते इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हो सकता है कि D8 जो आपके सिस्टम बनेगा D8 वाला, इसके अंदर T2G और EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आएगी, चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे दुर्बल हो। तो भी आपको बना के जरूर देखना है एक बार। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या T2G के अंदर 4 हो गई, EG के अंदर भी 4 हो गई, गिन लिया आपने। उसके अंदर चुंबकीय व्यवहार क्या हो गया? अनुचुंबकीय हो गया और रंगीन हो गया ये। और चुंबकीय व्यवहार आपको देखना है इन दोनों से। अगर यहाँ पर T2G और EG के अंदर अगर कहीं भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अनुचुंबकीय और रंग प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, क्रोमियम H2O 6+6। तो दो बातें देखनी है। एक तो क्या देखनी है आपको, ये Ml6 वाला हो गया। दूसरा आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो ये जल का अणु आ रहा है ये क्या है? जल का अणु क्या है? दुर्बल लिगेंड का व्यवहार दर्शा रहा है ये, ठीक है। ये दो बातें आपने देख ली। क्रोमियम के अंदर ये 4:3D4 होता है और +3 अवस्था में तो इसका विन्यास हो जाएगा 3D3। अब देखिए आप यहाँ आपने 3D3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। लिगेंड कौन सा था? ये 6 वाला था। तो T2G नीचे आएंगे और EG ऊपर जाएंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो 1 2 और 3 भर दिए आपने 3 इलेक्ट्रॉन, बस। और कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर। संख्या देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या T2G में 3 आ रही है और EG के अंदर 0 आ रही है। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसलिए अनुचुंबकीय होगा और वो क्या होगा? रंगीन हो जाएगा वो। COH2 को +3, इसमें जल के अणु क्या है? एक तो Ml6 वाला ही है और दूसरा क्या आ रहा है इसके अंदर? दुर्बल लिगेंड आ रहा है ना। दो बातें आपने नोट कर ली इसके अंदर। कोबाल्ट का हो जाएगा 4:3D7। जब ये +3 अवस्था में होगा तो 3D6 हो जाएगा इसका। अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं D6 के अंदर। ये D6 में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो ये कौन सा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है ये, और Ml4 वाला है। तो Ml4 वाले में T2G नीचे आते हैं, EG ऊपर जाते हैं, उनकी ऊर्जाओं का अंतर इस प्रकार से रहता है। अब आपको D6 इलेक्ट्रॉन भरने दुर्बल के अंदर, तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे भरेंगे। अब कोई विद्यार्थी ऐसे भर देता है, मान लो 1 2 3 4 5 और 6, तो वो दुर्बल लिगेंड के केस में रॉन्ग हो जाएगा। वो 1 2 3 4 5 6 इस केस में वो रॉन्ग हो जाएगा। दुर्बल लिगेंड में पहले इलेक्ट्रॉन 3 नीचे जाएंगे, 2 ऊपर, फिर आप छठा नीचे आएगा। इस तरीके से भरना है आपको। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, और EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अनुचुंबकीय और रंगीन होगा कि दो युग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट वाला केस देखो, CONH3 प्रबल लिगेंड है और Ml6 वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो 4:3D7 होता है कोबाल्ट का, +3 अवस्था में तो 3D6 हो जाएगा। D6 इलेक्ट्रॉन भरो आप, या आपने D6 इलेक्ट्रॉन भर दिए।
अब देखो प्रबल लिगेंड है ना, तो प्रबल लिगेंड में 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भर गए आप, मतलब युग्मन हो गया 6 का, ऊपर कोई गया ही नहीं है। तो इसमें क्या हो गया देखो आप, T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और Eg के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए प्रतिचुंबकीय और रंगहीन हो गया ये। ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड हों होमोलेप्टिक कहलाते हैं। जैसे धातु आयन तो ये दोनों हो गए, निकल और कोबाल्ट, क्लोरो एक ही है, H2O भी एक ही है, लिगेंड दूसरा नहीं आना चाहिए, एक ही लिगेंड है, चाहे वो 4 बार है चाहे 6 बार है, उसको हम होमोलेप्टिक कहेंगे। होमो का मतलब एक ही, सेम। ऐसे यौगिक जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं वो हेट्रोलेप्टिक कहलाते हैं। जैसे Cl2 आ गया, Br2 आ गया, Cl2 Br2 H2 आ गया, तो एक से ज़्यादा लिगेंड आ गया तो ये क्या हो गए, हेट्रोलेप्टिक हो गए अभी ये। नेक्स्ट टॉपिक है आपके CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। Ml4 वाले और Ml6 वाले युग्मों के लिए हम CFSE का मान निकाल सकते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं, ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं हम। देखो यहाँ पर अष्टफल की यौगिकों के लिए दे रखा है, यानी कि Ml6 वाले जितने भी यौगिक जो हमने उदाहरण ऊपर पढ़े हैं, इनकी हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। क्या लिखा हुआ देखो, -4, एक तो लिखा हुआ है इसके अंदर -4 और ये क्या लिखा हुआ है प्लस का 6, इन दोनों पे आपको ध्यान देना है बस। -4 और +6, -4 और +6। इस -4 को आपको किससे गुणा करना है, n का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको -4 से गुणा करना है, ठीक है ना। और Eg में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें, Eg कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको 6 से गुणा करना है, ठीक है ना, +6 से गुणा करना और फिर इसको सॉल्व कर देना, तो अष्टफल की यौगिकों की ऊर्जा निकल जाएगी, स्थायीकरण ऊर्जा निकल जाएगी। ठीक है, n का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं चतुष्फल की यौगिकों की, यानी कि Ml4 वाले यौगिकों की। दोनों में क्या अंतर है देखो आप, यहाँ 6 इधर आ रहा था, यहाँ इधर आ गया ये, और -4 इधर था, ये -4 इधर आ गया। बाकी T2G के स्थान पे ही है, ठीक है ना, T2G जो है वो T2G के स्थान पे ही है और Eg के स्थान पे ही है। तो इसका मतलब क्या करना है कि T2G में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको आपको गुणा करना है 6 से, और Eg में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको करना है -4 से, फिर इसको आप सॉल्व कर देना। ठीक है, n का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यहाँ पर। तो अष्टफल की और चतुष्फल की यौगिकों की क्या निकल जाएगी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान निकल जाएगा, चतुष्फल की यौगिकों के लिए और अष्टफल की यौगिकों के लिए। ठीक है, अब उपसहस्र यौगिकों का स्थायित्व। अधिकांश यौगिक स्थायी होते हैं, लेकिन इनका स्थायी होता है कि, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आपके उपसहस्र यौगिकों का स्थायित्व के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। अधिकांश यौगिक स्थायी होते हैं, लेकिन इनका स्थायित्व धातु आयन और लिगेंड पर निर्भर करता है। धातु आयन मतलब वही डी ब्लॉक का तत्व, और लिगेंड पर इनका स्थायित्व निर्भर करता है। किनका स्थायित्व, उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, पहला है धातु आयन की प्रकृति। केंद्रीय धातु आयन उच्च आवेशमान व निम्न आयनिक त्रिज्या होने पर स्थायित्व बढ़ाता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास में कॉपर है, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, तो सबसे छोटी साइज किसकी है, कॉपर की है। तो अगर किसी यौगिक के अंदर कॉपर उपस्थित है तो वो ज़्यादा स्थायी यौगिक बनाएगा, किसकी तुलना में, Mn की तुलना में, Fe की तुलना में। तो धातु आयन का जो आकार है ना वो छोटा होना चाहिए, तो ही उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, स्थायित्व प्राप्त करते हैं। दूसरा है आपके सामने लिगेंड की प्रकृति। अधिक क्षारीय लिगेंड या उच्च ऋणावेशित लिगेंड स्थायी उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। जैसे अगर मेरे पास में है कोई लिगेंड C2O4-2 ऑक्सीलेट आयन है, ठीक है, इस पर -2 आवेश है, और एक मेरे पास में Cl लिगेंड है या मेरे पास में Br लिगेंड है, इसके ऊपर कौन सा आवेश आ रहा है, माइनस आवेश आ रहा है। तो ऐसे यौगिक अगर होंगे तो वो लिगेंड को, उपसहसंयोजक यौगिकों को स्थायित्व प्राप्त कराएंगे जिनके ऊपर अधिक उच्च ऋणावेशित आवेश उपस्थित होगा। तीसरा कारक आ रहा है आपके क्रिस्टलीकरण, किलेटीकरण का मतलब क्या होता है, जब वलय बनाने वाले द्वितंतुक या अन्य कोई लिगेंड यौगिक में उपस्थित होते हैं तो वे यौगिक का स्थायित्व बढ़ाते हैं, इसे किलेटीकरण कहते हैं। कभी कभी 1 नंबर की परिभाषा आ जाती है एग्जाम में, तो इसको बोलते हैं हम किलेटीकरण प्रभाव। क्या होता है इसके ना, देखो आप, किलेटीकरण का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक यौगिक लिखा FeH2O का होल 6। अब अगर Fe इस जल के अणु के साथ में क्या बना रहा है, उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, तो इसमें कहीं भी क्या नहीं हो रहा है, ये क्या ये एक दंतुक लिगेंड है, तो ये वलय का निर्माण नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मेरे पास में क्या उपस्थित है, एक Fe के साथ में एथिलीन डाइएमीन यानी कि En उपस्थित है, तो En क्या करता है, वलय का निर्माण करता है। कैसे करता है, देखो CH2 NH2
और ये NH2। ये एथिलीन डाइमीन का सूत्र है। और यहाँ मेरे पास उपस्थित है Fe का एक धातु। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये द्वितंतुक लिगेंड है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक वलय बन रही है, देखिए ये एक वलय बन रही है। ये जो वलय बन रही है इससे उप सहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व में वृद्धि होती है। इस प्रकार से द्वितंतुक लिगेंड हो, त्रितंतुक लिगेंड हो, चतुस्तंतुक लिगेंड हो, ऐसे कोई भी लिगेंड हो जो केंद्रीय धातु आयन के साथ में वलय का निर्माण करते हों, तो वो किलेटीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं। अभिक्रिया नहीं, किलेटीकरण प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है। और उप सहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व में वृद्धि करते हैं। एक दंतुक लिगेंड ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, या तो क्या होना चाहिए, वो द्विदंतुक होना चाहिए या फिर उससे अधिक दंतुक वाला लिगेंड होना चाहिए, तो ही वो क्या करेगा, किलेटीकरण प्रभाव दर्शाएगा और उप सहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व में वृद्धि करेगा, ठीक है। ओके।